हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो जिसके अंदर हम देखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट का अगला टॉपिक जिसका नाम है फेच फंक्शन. Now this particular topic you have to use a lot when you are a beginner and you are learning new stuff, when you are learning JavaScript. तो एक प्रोजेक्ट बनाते वक्त, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त जो भी आप प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सीख रहे हो उनका इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त जो आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये एक सिंटैक्स है जिसका नाम है फेच फंक्शन. अभी मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज सिंटैक्स, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हमारा जो प्रोजेक्ट है या फिर हमारे जो एप्लीकेशंस है दे आर नो मोर मोनोलिथिक एप्लीकेशंस, they are microservice applications. Now what is the difference between a monolithic application and a microservice application? तो monolithic application के अंदर पूरा का पूरा फ्रंट एंड बैक एंड हम एक ही सोर्स कोड के अंदर या फिर एक ही पैकेज के अंदर लिखते हैं, एक ही प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर लिखते हैं. बट इन मॉडर्न माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर वी कीप डिफरेंट बैक एंड सर्विसेज ऑल्सो सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, प्लस वी क्रिएट मल्टीपल फ्रंट एंड एप्स टू कनेक्ट विद दोज बैक एंड सर्विसेज एज वेल. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो बैक एंड सर्विस का जो पैटर्न है वो है रेस्ट एपीआई. और उस रेस्ट एपीआई को कंज्यूम करने के लिए, आसान भाषा में बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, हमें जिस फ्रंट एंड सिंटैक्स की जावास्क्रिप्ट के जरिए, इफ़ यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वी आर यूजिंग फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर और लाइक रिएक्ट एक्सेट्रा, तो उसका जो बेस है रेस्ट एपीआई के साथ कम्युनिकेट करने का वो यहाँ से शुरू होता है विद अ फेच फंक्शन. सो बेसिकली फेच फंक्शन एक ऐसा सिंटैक्स है जो कि सबसे पहले तो प्रॉमिस बेस्ड सिंटैक्स है. आई होप आपने इस प्लेलिस्ट के अंदर जो पिछली वीडियोस है जहाँ पे मैंने व्हाट इज़ प्रॉमिस सिंटैक्स और व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रॉमिसेस इन जावास्क्रिप्ट उसे मैंने अच्छी तरीके से कवर किया है, एक्सप्लेन किया है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच दोज वीडियोस. सो उस प्रॉमिस के सिंटैक्स के ऊपर या फिर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये फेच नाम का एक फंक्शन है जो हमें बैकएंड रेस्ट एपीआई के साथ असिंक्रोनसली कनेक्ट करके या फिर असिंक्रोनस कम्युनिकेट करने के लिए हमें हेल्प करता है. व्हाट इज asynchronous कम्युनिकेशन? जैसे मैंने बताया कि द एप्लीकेशंस आर नो मोर मोनोलिथिक एप्लीकेशन. तो यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड नहीं होते, लूजली कपल्ड होते हैं. इन दैट केस वी आर जस्ट सेंडिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम बैकग्राउंड जिसका फोरग्राउंड के ऊपर पूरा का पूरा पेज लोड होना या फिर किसी दूसरे पेज के ऊपर कंप्लीटली रीडायरेक्ट होना, ऐसे इफेक्ट्स अभी हमें देखने को नहीं मिलता ऑब्वियसली. एंड दैट्स वाई वी यूज फेच फंक्शन टू सेंड HTTP रिक्वेस्ट इन द बैकग्राउंड, फेच द रिस्पॉन्स. ओके, फिर वो जो रिक्वेस्ट है इट्स नॉट जस्ट टू what you can say receive some data और demand some data from the backend. fetch function ही हमारा जो फ्रंट एंड के अंदर जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है जो हमने यूज़र से कलेक्ट किया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन अ साइन अप फॉर्म, तो उस डेटा को भेजने के लिए भी और जो एग्जिस्टिंग डेटा हमारे सर्वर के ऊपर डेटाबेस के अंदर मौजूद है उसे मंगाने के लिए भी, उसे लाने के लिए भी इसी फेच नाम के फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं. सो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज फेच फंक्शन syntactically, how to perform CRUD operations using the fetch function in JavaScript. So quickly, let's get started. So in this case, what I have done is, मैंने जो अपना पुराना एग्जाम्पल था साइन अप फॉर्म का जो हमने इसी प्लेलिस्ट के अंदर देखा था, उसी एग्जाम्पल को मैंने उठाया है और उस एग्जाम्पल के ज़रिए हम हमारा जो बेसिक फेच ऑपरेशन है, डेटा मंगाना और इस फॉर्म के ज़रिए कलेक्ट हुआ डेटा को सर्वर की तरफ भेजना, ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. बट फॉर दिस पर्टिकुलर हैंड्स ऑन, व्हाट डू वी नीड अ बैक एंड. वी नीड अ बैकएंड जिसकी तरफ हम HTTP रिक्वेस्ट भेज के कुछ डेटा ला सके और HTTP रिक्वेस्ट भेज के क्लाइंट साइड की तरफ या फिर ब्राउज़र की तरफ जो हमने डेटा कलेक्ट किया है या फिर करने वाले हैं इस साइन अप फॉर्म के ज़रिए, उस डेटा को हम भेज सके विद अ HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट. नाउ द क्वेश्चन इज, डू वी स्पेंड टाइम ऑन क्रिएटिंग आवर ओन बैकएंड? Okay, do we have that skill to build an entire backend REST API? Obviously the answer is no. तो अभी हम यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं? सो इफ़ यू रिमेंबर ऑन द सेम चैनल आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो जिसका नाम है नो बैकएंड नो प्रॉब्लम, जहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से हम Node.js के एक पैकेज का जिसका नाम है जेसन सर्वर, उसका इस्तेमाल करके एक मॉक रेस्ट एपीआई बैकएंड डिज़ाइन कर सकते हैं विद इन नो टाइम, क्विकली. जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्विकली बताता हूँ विदाउट एक्सप्लेनिंग मच बिकॉज आई हैव अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर. सो सैम्पल जेसन सर्वर, उसके अंदर सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन करके मेरे VS कोड के अंदर, इफ़ यू आर एबल टू सी द फॉन्ट साइज, सो यहाँ पे मैं जाऊँगा सैम्पल जेसन सर्वर के अंदर एंड ओके एलेक्सा म्यूट. ओके, सो सैम्पल जेसन सर्वर. अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल. ओके, बिफोर npm इंस्टॉल npm init. ओके, सो npm init से मेरा एक Node.js प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया
जिसके अंदर पैकेज डॉट जेसन फाइल है विच कंटेन्स द मेटा डेटा. सो npm install json server. So json server will get installed quickly. So let's wait for a few seconds. So as you are able to see, the node modules have been created. The node modules folder have been created जिसके अंदर dependencies वगैरह वगैरह सब कुछ है. Now first of all inside this folder I'll create a new file जिसको मैं नाम देता हूँ db.json. Not necessarily db.json, the name can be anything. और db.json फाइल के अंदर मैं बनाऊंगा मेरा एक NoSQL डेटाबेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से. So let me quickly create a JSON and let me create a first collection users. Now why users? Because if you remember हमारे ब्राउज़र के अंदर जो हमने फाइल ओपन करके रखी है उसके अंदर का साइन अप फॉर्म एक यूज़र साइन अप फॉर्म है एंड दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग अ यूजर्स कलेक्शन बट यू कैन गो विथ एनी अदर कलेक्शन. अब इस यूजर्स कलेक्शन के अंदर मैं एक सैम्पल डेटा डाल के रखता हूँ. सो लेट्स से ID1 then full name, someone, what else, email, phone, gender and age. So email, example.com, then phone, okay, some sample phone string value, then gender, some sample gender value and then finally the age. Okay, some sample age. So कुछ इस तरीके से होगा मेरा शेप एक यूजर का. And as you are able to see, users is an array, so such multiple objects can be inserted inside this particular users collection. Now the question is how do we get those HTTP URL endpoints? So एक sample HTTP URL endpoint मैंने यहाँ पे इस fetch के syntax के अंदर, which by the way I'll explain you in a while how this syntax is going to work. तो ये जो URL है इस तरीके का URL हमें चाहिए. हालांकि ये एक इंटरनेट के ऊपर पहले से अवेलेबल एक यूजर्स का ही डेटा फेच करने वाला एक HTTP सैम्पल URL हमारे पास है. बट नाउ व्हाट डू वी वांट अ बैकएंड HTTP URL जिसको अगर हम HTTP रिक्वेस्ट भेजें तो ऑटोमेटिकली वो ऑपरेशंस करेगा इस db.json फाइल को डेटाबेस कंसिडर करके. एंड दैट वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कॉल्ड एज JSON सर्वर. सो व्हाट आई डू, आई एग्जीक्यूट द JSON सर्वर. सो आई राइट npx JSON-server space _watch db.json. Abhi why I'm able to directly write the file name with an extension? Because I'm inside already the sample JSON server directory where my db.json file exists. Space _port. I can give a customized port also. So let's provide 8080 port for example and let's hit enter. सो नाउ एज यू आर एबल टू सी, सो यहाँ पे ओके मुझे मेरा जो माउस का जो पॉइंटर है उसको मैं टर्न ऑन करता हूँ, या समथिंग लाइक दिस. सो एज यू आर एबल टू सी द HTTP URL हैज़ बीन जनरेटेड. इट्स अ बेस URL localhost:8080. So if I just copy this URL and if I paste it inside my browser, this is what I get. I'm able to find the users collection. So why users collection was automatically built or generated over here? क्योंकि मेरे db.json फाइल के अंदर जो एकमेव कलेक्शन है उसका नाम है users. And if I further click upon this users collection in my browser, now if you observe the URL, it became localhost:8080, that is base URL/users, and we are able to see the exact data. Further, we can, if I just write /1, so we are getting an entire array right now. Okay, but if I just write user/1, I'll just get only single users data. So this is how the JSON server works. So अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस fetch.html फाइल के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिल्ड अ टेबल क्विकली. Why I am building a table? Because I need to fetch and bind the data of users also. और उसके बाद मुझे साइन अप फॉर्म के ऊपर यूज़र ने डेटा फिल करने के बाद उस डेटा को सर्वर की तरफ भेजना भी है. सो बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हमें एस्टैब्लिश करना है यहाँ पे. सो लेट्स बिल्ड अ टेबल क्विकली. सो टी हेड, उसके अंदर नॉट उसके अंदर उसका सिबलिंग टी बॉडी, कुछ इस तरह से. टी हेड के अंदर मैं लूँगा एक टेबल रो एंड टी एच, उसको ना पहले कॉलम को मैं नाम दूंगा ID, दूसरा होगा मेरा फुल नेम, उसके बाद होगा ईमेल, उसके बाद होगा जेंडर, नो फोन, देन TH जेंडर एंड फाइनली TH एज. अब इस टेबल को मैं देता हूँ एक बॉर्डर 1. सो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे टेबल दिख रहा है. सो लेट्स डू वन थिंग, वेयर इज द CSS. सो वी कैन प्रोवाइड CSS टू आवर टेबल ऑल्सो.
इन द स्टाइल शीट, और उसको मैं देता हूँ मार्जिन टॉप, लेट्स से 50 पिक्सल. Saved, and now you are able to see the table has been pushed from the top margin 50 pixel. So अभी यहाँ पे मुझे इस टेबल के अंदर क्या करना है, मेरा डेटा बाइंड करना है. Now the question is how am I supposed to bind that data inside a table. So मैं इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको भी क्लोज करता हूँ ताकि आप पूरा का पूरा कोड जो है वो एट अ ग्लांस देख पाओगे. सो यहाँ पे मेरे टेबल के अंदर जो टी बॉडी नाम का सेक्शन है उसके अंदर हमारी सारी रोज आने वाली है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिल्ड अ रो जस्ट टू क्लैरिफाई विथ आवर स्ट्रक्चर. सो टेबल रो, उसके अंदर टी डी, मैं अभी सैम्पल डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, स्टैटिक सैम्पल डेटा. सो समन टी डी समन एट example.com, वापस टी डी, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 digit का फोन नंबर, देन अगेन टी डी फीमेल, एंड फाइनली द लास्ट टी डी विल कंटेन द एज. सो दिस इज हाउ आवर टेबल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक. ओके, क्वाइट सिंपल. अभी यहाँ पे मुझे करना क्या है एक्चुअली, जो हमारे db.json के अंदर ऑलरेडी जो डेटा है उसे बाइंड करना है फेच करके. सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ. सो द आईडी विल बी 2 और समथिंग एल्स, देन instead of someone, I write someone else. So someone.else@example.com. Okay, some random phone number, mail, and let's keep the h26 for example. So now as we are having two users. Okay, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने सिर्फ user with the ID 1 I'm fetching the data of, but if I click back button and refresh, then I'll be able to fetch all of the existing users. So task number 1, I need to fetch all users data and bind inside this particular table. So now it's time to what you can say, write the JavaScript code. But before starting writing the JavaScript code, let me just go back to my fetch.html file and let's provide this table body and ID. So ID is equal to table underscore body. Okay, थोड़ा descriptive ID यहाँ पे हम देते हैं. Let's go to fetch.js file, and over here the first thing first, just the way we have initialized an object of all those components जिसके साथ हमें interact करना है. So यहाँ पे मैं करूँगा let tbody is equal to document.getElementById, और हमारे टेबल बॉडी का आईडी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, जिससे कि हमारा टी बॉडी नाम का एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा. अभी उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे फेच फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे, इसको इस्तेमाल करना है. सो फॉरगेट अबाउट दिस सिंटैक्स राइट नाउ. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट राइटिंग अ फ्रेश न्यू सिंटैक्स ओवर हियर. ओके, सो फेच का सिंटैक्स कैसा है? सो सिंपल फेच फंक्शन. इफ इट इज अ गेट रिक्वेस्ट, सो लेट मी जस्ट राइट इन द कमेंट गेट रिक्वेस्ट. गेट रिक्वेस्ट मतलब क्या? ऐसी HTTP रिक्वेस्ट विच वी आर सेंडिंग टू रिसीव सम डेटा, टू गेट सम डेटा. इन दैट केस ये फेच फंक्शन को हमें सिर्फ एक पैरामीटर पास करना पड़ता है, और उस आर्ग्यूमेंट का या फिर उस पैरामीटर का जो टाइप है वो है स्ट्रिंग. एंड ऑब्वियसली द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी द बेस URL/users. ओके, उसके बाद इफ यू आर फैमिलियर विद द प्रोमिसेस, हाउ द प्रोमिसेस सिंटैक्स वर्क्स, then you won't find any difficulty while understanding the next part of this syntax that I'm going to write. So dot then, because the fetch promise will resolve, we are assuming that, and when it is being resolved, it will just give us a response object. Now there is a method. Okay, first of all let me just show you something. If I just try to console log this response object as it is, some of you might be thinking कि ये response object को print करने से हमें क्या मिलेगा? डेटा मिलेगा, सेम डेटा जो हमें इस ब्राउजर के न्यू टैब के अंदर मिल रहा है. But that's not the case. Let me show you something. So let's save this file, and our fetch function is naked. It's not encapsulated inside a function or class. It will execute right away. और यहाँ पे हमें response object मिला है कुछ इस तरीके से. If you are able to see. So let me zoom into my console also. So you'll be able to see it correctly. So यहाँ पे हमें fetch function से receive हुआ जो response है वो HTTP response object मिलेगा जिसके अंदर सिर्फ मेटा डेटा है. But where is the actual data? It's just a metadata, headers, okay, status code, status text, and so on. Now you'll say the body is something which looks good to separate the data from, the actual data from. But if I click on the body, then it's a readable stream. So we are not getting the actual data inside this body as well. Now the question is how we are supposed to separate the actual data from this response object that we are receiving. तो उसके लिए ना, if you observe the prototype, so हर object का एक prototype होता है जो basically blueprint उस object की define करता है. So if I expand the prototype, you'll be able to see there are a lot of functions are encapsulated inside our response object, and one of those functions is this JSON function. So what basically a JSON function do, जो भी डेटा हमें रिसीव हुआ है उसे JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है. इट इज स्टिल नॉट गोइंग टू रिटर्न अस द एक्चुअल डेटा. नाउ व्हेन आई से इट इज स्टिल नॉट गोइंग टू रिटर्न अस द एक्चुअल डेटा, व्हाट डू आई मीन एग्जैक्टली, मैं आपको वो बताता हूँ.
So let me zoom in over here. So instead of console logging the response object, if I just write response.json as per the written in the prototype, so now definitely we are expecting कि by just console logging the response.json, we'll be able to find the JSON getting console logged. But again, that's not the case. Let me show you what is the case. So as you are able to see, and as I told you, the JSON method or the JSON function returns as a promise and not the exact data. Okay, और उसी की वजह से we are able to see this promise getting printed on the console. Now the state of this promise is fulfilled, and if you observe, the promise result is an array, and if I further expand this array, I am getting two objects, which is the exact and actual data that we are receiving. Now again, it's a simple promise, and we already know the technique of separating the data if there is a resolved promise that we are getting. Now what is the method, or what is the right way? The right way is, let's return this promise from the first thence callback function, and as we know this is returning a promise, we can create a promise chain to further process that promise. So here we are getting, let's say, response JSON. Now if I console log response JSON, you are able to recall जो हमारा promise print हुआ था हमारे console के ऊपर, ये JSON फंक्शन को कंसोल लॉग करने के बाद उस प्रॉमिस के फुलफिल्ड स्टेट के साथ कुछ डेटा एरे ऑफ टू यूजर्स प्रिंट हो चुका था. सो वही अभी हम सेपरेट करके वी आर जस्ट प्रिंटिंग ओनली दैट एरे ऑन द आवर कंसोल. सो दिस हाउ वी हैव रिसीव्ड द एरे. क्वाइट ईजी. अभी बारी है ये जो एरे हमें मिल रहा है इस रिस्पॉन्स जेसन नाम के वेरिएबल के अंदर, इस एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, फिलहाल हमारे पास देर आर 2 ऑब्जेक्ट्स exist inside that array. So we have to bind, first of all we have to separate each and every value from that object and we have to bind it inside this table. तो यहाँ पे आसान भाषा में कहा जाए तो ये जो एरे के अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर की हर एक की वैल्यू पेयर को मैं बाइंड करूंगा इस टेबल के अंदर. सो वी आर गेटिंग एन आईडी, वी आर गेटिंग अ फुल नेम, ईमेल, जेंडर, एज एंड एवरीथिंग. Now the question is how to do that binding. So you already know if you have an array of some objects how to perform the data binding. So let me quickly perform the data binding and the video will be fast forwarded probably. So inside this, first of all, let me take a pair of curly brackets. Inside the pair of curly brackets, I'll create response JSON dot let's say for each. Okay, or instead of for each, I can use the map function as well. So next user. Okay, let's return an entire HTML template, and we already have that HTML template right over here. So the entire tr tag I'll just cut from this place. I'll paste it over here. We know that this backticks is a ES6 feature which supports multi-line string in JavaScript. अब इस tr के अंदर basically मैं क्या करूँगा? I'll just bind my next user dot id, then dollar curly brackets next user dot. Let me just copy this syntax because it's a repetitive syntax, and let me paste it inside every other td tag. So id, full name, email, then phone, gender, and finally age. Now whatever I'm getting from this map function, okay, instead of using map function, let's simplify our stuff. Let me use the for each function itself. Okay, so for each. अभी for each के अंदर return statement हम नहीं लिखते. Instead, what I'm going to write is, I declare a variable. So let row is equal to a blank string, and at every iteration I'll write rows plus equal to this entire HTML template. Okay, something like this. So by the end of this for each loop, if I try to console log my rows variable, something like this. So what I'm going to get in the console, let me show you that. So as you're able to see, I'm getting each and every row. So an entire row with all the table data tag, td tag, for first user and an entire another row template for the second user. अभी मुझे सिर्फ क्या करना है, इस पूरे के पूरे रोज नाम के वेरिएबल को मुझे बाइंड करना है, मुझे डाल देना है इस टेबल के बॉडी के अंदर. एंड वी ऑलरेडी हैव एन ऑब्जेक्ट फॉर टेबल बॉडी कॉल्ड एज टी बॉडी. सो व्हाट आई विल राइट ओवर हियर, इंस्टेड ऑफ कंसोल लॉग रोज आई विल राइट टी बॉडी डॉट इनर HTML. अगेन यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस सिंटैक्स इज इक्वल टू rows. And this is how our result will look like. Okay, so if I perform any operation in my backend, let's say if I add another user, something like this, with an ID 3, let me write someone new over here. उसके accordingly मैं email भी change कर देता हूँ. Okay, and some different values. So if I just refresh my web page, that newly added data into our db.json file is successfully fetched and getting binded inside my table. Okay, so this is how the fetch function basically works. It's a simple syntax which allows you to communicate with your REST API backend. Now this was only the get method. मतलब we are just fetching the data.
We are not sending data towards our backend REST API server. Now to send that data, we already have created a form. Okay, so ये tutorial मैंने दूसरे वीडियो के अंदर कवर किया है, how this form is we are able to let's say write some data inside this form, और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हाउ वी आर एबल टू प्रिंट दैट डेटा इनसाइड द कंसोल लॉग. ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल एक दूसरे वीडियो के अंदर ऑलरेडी मौजूद है. जस्ट गो एंड चेक आउट दैट ट्यूटोरियल. नाउ अभी इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, ये जो यूजर डेटा नाम का ऑब्जेक्ट जो हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, विच इज़ द ऑब्जेक्ट हु इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर फॉर्म डेटा, इसको खाली हमें क्या करना है, सर्वर की तरफ भेज देना है टू बी इंसर्टेड इनटू आवर db.json फाइल. नाउ जेसन सर्वर से मिला हुआ ये जो URL है http:/8080/users, इसी को फिलहाल हम गेट मेथड के जरिए कॉल कर रहे हैं. सो इफ यू ऑब्जर्व इनटू द नेटवर्क टैब राइट नाउ, इफ आई रिफ्रेश माई पेज, सो यहाँ पे यूजर्स नाम की एक रिक्वेस्ट जा रही है. सो इफ यू ऑब्जर्व द रिक्वेस्ट मेथड इज गेट, because we have not mentioned any method, that's why by default this fetch function is considering the request method as get. Where is my fetch function? Yeah, here it is. So it is considering the request method as fetch. But now as we are going to send some data towards the backend, we have to explicitly mention the request method for our fetch function, something like this. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा fetch. अगेन fetch के अंदर पहला पैरामीटर हमारा सेम रहेगा http://localhost:8080/users. लेकिन यहाँ पे दूसरा जो पैरामीटर है या फिर दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है, इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिखूंगा मेथड विल बी पोस्ट, बिकॉज वी आर गोइंग टू ओवरराइड द डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फेच फंक्शन. उसके बाद मैं लिखूंगा कुछ हेडर्स. सो हेडर्स मतलब सम सॉर्ट ऑफ मेटा डेटा. इन माई केस कंटेंट टाइप इज द हेडर एंड द वैल्यू विल बी application/json, because the data that I'm going to send towards my backend is going to be with this application/json type. And finally body. आई बॉडी के साथ मैं क्या अटैच करूंगा, हमारा पूरा का पूरा यूजर डेटा नाम का ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे के सारे की वैल्यू पेयर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्म के अंदर फिल किए हुए डेटा को. सो आई जस्ट कॉपी just the object name, I'll paste it over here, but before sending I'll just stringify it. So json.stringify user data. Now if fetch function resolves or if fetch function rejects, so यहाँ पे response से हमें कुछ लेना देना है नहीं. we'll just simply show an alert box, user created successfully. And in the case of catch function, because we know how promises works, we don't have to perform if else conditions and so on. अगर ये सक्सेसफुल हुआ है तो ऑटोमेटिकली देन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एंड इफ देर इज एनी इशू देन ऑटोमेटिकली कैच फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. सो दिस देन एंड कैच दे आर देमसेल्फ कंडीशंस. सो एरर विल जस्ट राइट अलर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी अ मल्टी लाइन, सो करली ब्रैकेट्स अलर्ट सम इशू, और जो एक्चुअल एरर होगा उसे हम कर देंगे कंसोल लॉग फॉर द डेवलपर. Okay, so let's test whether it works or not. So if I just try it, let me just try it with my name now. So Sagar, then 1 2 3 4 9 10 male and 27, and if I click upon the submit button, I'm getting user created successfully. But sometimes ऐसा होता है कि हमारा जो कोड है वो बगी हो सकता है. So we'll just verify कि ये जो हमें अलर्ट बॉक्स में मिल रहा है मैसेज, ये हमारे एक्चुअल क्या बोलते हैं उसको इफेक्ट से मैच कर रहा है या नहीं. So if you observe the request, हालांकि request चला गया because the form was, the entire page was refreshed because of the default, but I have prevented the default behavior na. What I'm doing, how the entire form is getting cleared. Have I implemented something else? मैंने ऐसा तो कुछ implement नहीं किया. Anyways, so if I open the db.json file, as you are able to see, a new user has been added into my db.json file. So ये जो post request है जो हमारे localhost:8080/users URL को http post method के जरिए एक request भेज रहा है, वो सक्सेसफुली हमने क्या बोलते हैं उसको कवर किया using the same fetch function. Now in the case of fetch function, what happens is most of the people get confused with the name of that function कि उसका नाम fetch है ना. So technically we have to use that function only to fetch data, but that's not the case. Fetch is just the function name which we use to fetch the response. Now the response can be in return of any kind of method. It can be a post method, it can be a get method, it can be a put method, it can be a delete method as
Well, and that's why the fetch is a generic message, generic name which we use to fetch the response against get method, against post method, against put, or against delete method also. This was regarding the fetch function. So if you like this video, if you learned a new concept today, then hit that like button, and to continue with this playlist, to stay tuned with this playlist, don't forget to hit that subscribe button as well. And I'll see you in the next video. Bye bye.